Hello students, this is chapter 2 part 3 of class 11 chemistry। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के आगे वाला टॉपिक दैट इज़ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। मतलब जो मैटर है वो दो तरह से बिहेव करता है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर में। तो इसमें जो इक्वेशन बनती है इन दोनों मैटर के ये जो बिहेवियर शो करते हैं उसको हम बोल देते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन, क्योंकि डी ब्रॉगली ने इसकी स्टडी करी थी और इसके थ्रू एक इक्वेशन दी थी इसको स्टडी करने के लिए। डी ब्रॉगली 1924 प्रपोज्ड दैट मैटर लाइक रेडिएशन, कोई भी मैटर जैसे कि रेज आ रही है किसी भी चीज़ की, शुड ऑल्सो एग्जिबिट डुअल बिहेवियर, वो भी जो है वो डुअल बिहेवियर शो करना चाहिए। दैट इज़ बोथ पार्टिकल लाइक एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ दोनों हो उसमें। सो दिस मीन्स दैट लाइक फोटोन्स इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो हैव मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। मतलब जैसे फोटोन्स होते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन्स में भी क्या होता है, मोमेंटम भी होता है और वेवलेंथ भी होती है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है h/mv, मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स में मोमेंटम भी होना चाहिए, दूसरा वेवलेंथ भी होनी चाहिए जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। From this analogy, de Broglie gave the following relation between wavelength and momentum of the material particle। तो इन दोनों को यूज़ करके उसने एक रिलेशन दिया जिसका फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, और mv जो है वो p के इक्वल होता है। p m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड p इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। दिस रिलेशनशिप हैज़ बीन वेरीफाइड बाय एन एक्सपेरिमेंट, उसने एक एक्सपेरिमेंट करा था और उससे ये वेरीफाई कर रहा था इस रिलेशनशिप को उनके। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो एग्जाम्स में भी आता है दैट इज़ हेजनबर्ग्स अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग ने एक अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल बताया था। अनसर्टिनिटी मतलब जब किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं होती। तो इट स्टेट्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटर्मिन साइमल्टेनियसली, मतलब हम एक चीज़ को डिटर्मिन नहीं कर पाते एक के बाद एक, इम्पॉसिबल है वो, किस चीज़ को, एग्जैक्ट पोजीशन को, दूसरा एग्जैक्ट मोमेंटम को किसी भी इलेक्ट्रॉन की। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है तो वो कौन सी पोजीशन पे है या फिर उसका मोमेंटम क्या है, ये दोनों चीज़ें हम एक साथ एक के बाद एक डिटर्मिन नहीं कर पाते, इम्पॉसिबल टू डिटर्मिन। सो मैथमेटिकली एक रिलेशन दिया था, यही फॉर्मूला है जो इसको यूज़ करा हुआ है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन पोजीशन, अनसर्टिनिटी इन पोजीशन जिसको हम बोल देते हैं। दूसरा था चेंज इन मोमेंटम या अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h/4π। h क्या है इसमें, प्लैंक्स कांस्टेंट। 4π एक वैसे ही इंटीजर वैल्यू ली हुई है, कांस्टेंट है ये। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, पी की अब वैल्यू अभी हमने करी है दैट इज़ इक्वल टू mv, तो यहाँ पे वो पुट करी हुई है। सो h/4π इससे वो ज़्यादा होगी। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, अब जो m था वो हम नीचे ले जाएंगे यहाँ पे, देन उसके बाद h/4π m हो गया। सो डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टिनिटी इन पोजीशन, मतलब पोजीशन हम उसकी फाइंड आउट नहीं कर सकते, चेंज है, फाइनल माइनस इनिशियल करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसको। वैसे ही डेल्टा पी एक्स है या डेल्टा वी एक्स है, जो भी उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम है वो अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम हो गया ऑफ द पार्टिकल एंड h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये मैथमेटिकली उसने ये सारा रिलेशनशिप दिया था फाइंड आउट करने के लिए। सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। अब सिग्निफिकेंस का मतलब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या थी, क्यों ज़रूरी था ये, क्या मतलब इसने क्या करा था इस प्रिंसिपल ने। इट रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स और ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स या उसके जैसे जो भी सिमिलर पार्टिकल्स थे वो कौन से एंगल से मूव कर रहे हैं, कौन सा पाथ फॉलो कर रही है, या कौन सी ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ ही होता है जहाँ जो भी फॉलो कर रहे हैं, तो उसके बारे में उनकी क्या एग्जिस्टेंस है उसके बारे में इस प्रिंसिपल से पता चला था। द इफेक्ट ऑफ हेजनबर्ग्स अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स एंड इज़ नेग्लिजिबल फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ये भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई हुई है, रूल बताया हुआ है इसमें कि ये जो है सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है, मैक्रोस्कोपिक जो लार्ज स्केल पे होती है ऑब्जेक्ट्स उन पे ये अप्लाई नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बहुत छोटा होता है साइज़ उसका, इसकी वजह से ये वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द बोहर मॉडल। अब जो बोहर मॉडल हमने पीछे पढ़ा था तो इसके फेलियर के रीजंस क्या थे। सबसे पहले तो क्या था कि वेव करेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट कंसिडर्ड इन बोहर मॉडल।
बोहर मॉडल ने तो पार्टिकल के बारे में बताया था, वेव नेचर के बारे में तो उसने कुछ बताया ही नहीं, तो इस वजह से ये इसका ड्रॉबैक था। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल एन ऑर्बिट इज़ अ क्लियरली डिफाइंड पाथ। अब उसने जो बोहर मॉडल में बताया था कि सेंटर में ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके अराउंड ऐसे ऑर्बिट्स और सर्कुलर पाथ्स बने हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं। तो अब उसने क्या कहा कि एन ऑर्बिट इज़ अ क्लियरली डिफाइंड पाथ एंड दिस पाथ कैन completely be defined only if both the position and velocity of the electron are known exactly at the same time। अभी हमने क्या करा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करा, तो उसमें क्या लिखा था उसने कि ये जो है इम्पॉसिबल है डिटर्मिन करना किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन या मोमेंटम को साइमल्टेनियसली फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे उसने क्या बताया बोहर मॉडल ने कि पाथ कैन बी कम्प्लीटली डिफाइंड, पाथ तभी कम्प्लीटली डिफाइन हो सकता है अगर हम इन दोनों चीज़ों को पता कर पाएँ एक टाइम पे। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो पॉसिबल ही नहीं है, इस वजह से ये भी इसका क्या था, ड्रॉबैक था। तो नेक्स्ट मॉडल आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। सब इससे पहले हमने 3 मॉडल्स पढ़े हैं। पहले पढ़ा है थॉमसन मॉडल, देन आया उसके बाद रदरफोर्ड का, एंड देन उसके बाद बोहर। तो ये 3 हमने पढ़ लिया। अब इन तीनों के बाद एक 4th मॉडल आया जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो ये जो है इसको शॉर्ट फॉर्म एक यूज़ करते हैं इसके लिए हम, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है? क्वांटम मैकेनिक्स इज़ अ थ्योरेटिकल साइंस एक तरह की दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशंस ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। मतलब छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके मोशन की स्टडी होती है इसमें, एंड दैट हैव बोथ ऑब्जर्वेबल वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़, जिसमें वेव लाइक और पार्टिकल लाइक दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते थे, कौन सी ब्रांच है वो साइंस की, क्वांटम मैकेनिक्स। तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या थे इसके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के? सबसे पहले तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इन एटम इज़ क्वांटाइज। ये मैंने पहले बताया हुआ है कि जो फोटोन है वो क्वांटा की फॉर्म में नीचे आता है, तो एनर्जी क्या होगी फिर इलेक्ट्रॉन की, क्वांटाइज होगी इसकी वजह से। दैट इज़ कैन ओनली हैव सर्टेन वैल्यूज़, मतलब कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ ही हो सकती है, इसकी सारी वैल्यूज़ नहीं हो सकती। सेकेंड, द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज़ अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो कि वेव लाइक उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वही उसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की एग्जिस्टेंस शो करते हैं कि वो कैसा है। मतलब उसमें जो एनर्जी की फॉर्म आ रही है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म आ रही है, फोटोन की फॉर्म में आ रही है या ऐसी आ रही है, नॉन फोटोनिक है। बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैनॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। ये भी वही है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि ना तो हम एग्जैक्ट पोजीशन ना ही एग्जैक्ट वेलोसिटी जो है वो साइमल्टेनियसली डिटरमिन कर पाते हैं उसकी। तो ये भी इसका क्या था, एक फीचर था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का। 4th वन, एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ वेव फंक्शन। अब कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटम का जो भी ऑर्बिटल है, जैसे ये न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स बनाते हैं, तो ये एक एटम के ऑर्बिटल्स हैं। जो भी एटम होएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस अकॉर्डिंग उसका एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा। किसी में 2 है तो पहले इतना छोटा होएगा, किसी में 8 है, 2 से ज़्यादा है प्रेजेंट है, 10 हैं तो ये सेकंड थोड़ा साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो हर एक का अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ वेव फंक्शन साई। वेव फंक्शन होता है इसका, मतलब एक तो वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वेव जो फंक्शन कर रही है उसको हम क्या बोलते थे, साई। ये एक टर्म होती है साई और इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। देयर आर मैनी ऑर्बिटल्स इन एन एटम। बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं एटम में डिपेंडिंग अपॉन द साइज, मैंने अभी बताया। सो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई एन एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैज़ डेफिनेट एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन वो वाला एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करता है जाके जिसमें डेफिनेट एनर्जी होती है, ना कम हो ना ज़्यादा हो, पर्टिकुलर जो एनर्जी चाहिए वही चाहिए उसको, वहाँ पे जाके वो ऑक्यूपाई हो जाता है। सो एन ऑर्बिटल कैनॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो हो नहीं सकते। सो द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब एक से ज़्यादा फिल करने के लिए क्या करते हैं, उसको ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग फिल कर देते हैं। सो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज स्टोर्ड इन ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई। तो कितने आने चाहिए उसमें एनर्जी के अकॉर्डिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें कहाँ से पता चलती है, वेव फंक्शन के थ्रू, जिसको हम साई बोलते हैं। साई स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं हम इसको। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिग्निफिकेंस क्या होता है साई का,
सिंपल जो साई हमने अभी पढ़ा है, एक इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है, दूसरा इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो ये 1 मार्क में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, साई स्क्वायर को। तो अभी हमने पढ़ा, अगर आपको आ गया सिंपल साई क्या होता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो आप लिखोगे कि ये होता है वेव फंक्शन। इससे हम पता लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सा ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर रहा है। और जो साई स्क्वायर है वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम। तो ये साई स्क्वायर बोलते हैं इसको। सो इट इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोल देते हैं, या एंड ये जो होता है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। From the value of psi square at different points within atom, it is possible to predict the region around the nucleus where electron most probably will be found. तो इसमें क्या होता है कि जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे उसकी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होगी। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोल देते हैं इसको, साई स्क्वायर। मतलब इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोबेबली कहाँ पे फाउंड होते हैं, साई स्क्वायर के थ्रू पता चलता है। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सिग्निफिकेंस पूछ लेते हैं सीधा, उसमें आप ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ द क्वांटम नंबर्स। क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स, ये आपको न्यूमेरिकल पार्ट के लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और वैसे भी ज़रूरी है बेसिक नॉलेज के लिए, जो पीरियोडिक टेबल के थ्रू आप पता कर सकते हो। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, atomic orbitals can be specified by giving their corresponding energies। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं उनको स्पेसिफाई करना है, तो हम उसको कैसे स्पेसिफाई करेंगे, एनर्जीज के थ्रू। मतलब कहीं एनर्जी कम होएगी, कहीं एनर्जी ज़्यादा होएगी, तो एनर्जी को हमने वहाँ पे बता देना, स्पेसिफाई कर देना है। दूसरा, उसका एंगुलर मोमेंटम कैसा है, विच आर क्वांटाइज्ड, दैट इज़ दे हैव स्पेसिफिक वैल्यूज़। ये 2 चीज़ों के बेसिस पे हम उसको डिफाइन करते हैं। द क्वांटाइज्ड वैल्यूज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर। जो क्वांटाइज्ड वैल्यूज़ हैं वो क्वांटम नंबर के बेसिस पे एक्सप्रेस करते हैं हम। कैसे, दीज आर यूज टू गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इससे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इलेक्ट्रॉन के बारे में, मतलब उसकी लोकेशन क्या है, या उसकी एनर्जी कैसी है, या उसका स्पिन कैसा है। स्पिन इन द सेंस कि वो क्लॉकवाइज जा रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो ये सब कुछ हमें क्वांटम नंबर्स के थ्रू पता चलता है। तो सबसे पहला कौन सा क्वांटम नंबर आ जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। ये क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वांटम नंबर सिंस इट टेल्स द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। सबसे पहले मेन जो लेवल होता है उसको हम प्रिंसिपल वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल जो होता है वो इससे पता चलता है। और शेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, कौन से शेल को इलेक्ट्रॉन जो बिलोंग करते हैं। इट इज़ नोटेड बाय द लेटर वी एंड कैन हैव इंटेग्रल वैल्यू एक्सेप्ट 0। कोई भी इंटेग्रल वैल्यू हो सकती है 0 को छोड़ के। सो एन की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। वेरियस प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स आर ऑल्सो डेजिग्नेटेड बाय द लेटर्स KL, MNO, P एटसेट्रा स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये आपने बोहर मॉडल में भी करा है कि जैसे न्यूक्लियस है, इसके अराउंड जो है पहली शेल होती है वो K शेल होगी, देन उसके बाद L शेल होगी, देन M एंड देन सो ऑन। तो ये सारे जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में आ जाएंगे। ये इसकी n की वैल्यूज़ है और ये क्या है, लेटर से डिनोट करते हैं। और इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल n। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स अस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या क्या पता चलता है, सबसे पहले तो इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। एवरेज डिस्टेंस कितना है उसका न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का, वो पता चलता है। जैसे कि न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल्स बने हुए हैं, तो अगर 11 है उसका एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का, जैसे कि सोडियम का होता है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पहले में 2 फिल करते हैं हम, देन उसके बाद 8 फिल करते हैं, 10 हो गए। तो ये लास्ट वाले ऑर्बिटल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आता है। तो टोटल ये तीनों मिला के 11 होगी इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अब इससे देखो पता चलता है कि पूरे जो इसका साइज़ होएगा एटॉमिक ऑर्बिटल का वो इतना साइज़ होएगा। अगर यहाँ तक ख़त्म हो जाता तो छोटा होता साइज़ उसका, अगर पहले पे ख़त्म होता तो इतना साइज़ होता। तो इससे डिस्टेंस भी पता चलता है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना है, तो ये इतना डिस्टेंस है। सो इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका। सेकेंड, इट कम्प्लीटली डिटर्मिन्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन जैसे जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी हम एनर्जी जो है वो भी पता लगा सकते हैं कि वो लो एनर्जी के हैं या हाई एनर्जी के हैं।
मतलब अगर यहाँ से फर्स्ट से उसने आगे जंप करना है इलेक्ट्रॉन ने, तो एनर्जी चाहिए होती है, ये लूज़ करता है, तो ये पता लगा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी प्रिंसिपल शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी प्रिंसिपल शेल में प्रेजेंट है, तो इसका हम पता कैसे लगा सकते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू 2n²। जैसे कि हाइड्रोजन का ले लें हम, तो हाइड्रोजन में n की वैल्यू क्या होगी 1, बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो 2 × 1², 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 2 × 1 2। तो हाइड्रोजन को जब हम लिखते हैं तो उसको ऐसे ही लिखते हैं H2, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज एजीमुथल और सब्सिडियरी और ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर L से डिनोट करते हैं। अभी याद कैसे रखोगे, जैसे प्रिंसिपल में N प्रिंसिपल वर्ड आ रहा है तो N से उसको डिनोट करते हैं, एजीमुथल L आ गया तो L से इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल l से। So it is found that spectra of the elements contain not only the main lines but there are many fine lines also present। जैसे मैंने पहले स्पेक्ट्रा की बात करी थी, जैसे ये सिंपल लाइंस बनी हुई हैं, अभी फाइन लाइंस तो नहीं होती उसमें, सिर्फ मेन लाइंस ये तो नहीं होंगी, बट उसमें कुछ क्या होती है, फाइन लाइंस प्रेजेंट होती हैं अलग से, जो हम डिफ्रेंशिएट भी कर पाते हैं, तो ये दोनों प्रेजेंट होती है। सो दिस नंबर हेल्प्स टू एक्सप्लेन द फाइन लाइंस ऑफ द स्पेक्ट्रम, कि उसमें फाइन लाइंस कितनी प्रेजेंट है वो हम इस क्वांटम नंबर के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। द एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, सबसे पहले तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन द मेन शेल। मेन शेल कौन सी थी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया, n की वैल्यू है ना, तो n की वैल्यू के बाद नंबर ऑफ सब शेल्स उसमें कितनी प्रेजेंट हैं, मतलब एक लाइन अगर बनी हुई है तो उसके बीच में कितनी लाइन्स प्रेजेंट हैं, फाइन लाइन्स, वो हम किससे पता लगा सकते हैं, l की वैल्यू से। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सबशेल, हम क्या और पता कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कितना है किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी सबशेल में। द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ वेरियस सबशेल्स, हर एक सबशेल की अपनी एनर्जी होती है, तो वो भी हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ, द शेप्स ऑफ द वेरियस सबशेल्स प्रेजेंट विद इन द सेम प्रिंसिपल शेल, मतलब हर एक सबशेल की शेप कैसी है, अगर तो वो S है तो उसकी सर्कुलर शेप होती है, अगर P है तो वो ऐसे डिफरेंट PX PY एंगल्स पे प्रेजेंट होता है, ये अलग अलग शेप होती हैं, ये भी आगे डिटेल में करेंगे हम। सो दिस क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय द लेटर T, तो इसको हम T से भी डिनोट कर सकते हैं। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n इट कैन हैव ओनली वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1। तो इसकी वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर n-1, जैसे n की वैल्यू 1 है, वो 0 तो हो ही नहीं सकती, अभी हमने पढ़ा है, तो 1 - 1 कितना आ गया, 0 वैल्यू आ गई पहली उसकी। तो उसके बाद आ गया n की वैल्यू अगर हमने ले ली 2, 2 - 1 हो गया 1, देन 3 वैल्यू है, 3 - 1 2, तो इसकी वैल्यू आप देख रहे हो 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये आ गई इसकी वैल्यूज़। फॉर एग्जाम्पल फॉर द फर्स्ट शेल कौन सी थी, K वाली, अभी करा हमने, तो उसमें वैल्यू है n = 1, सो L कैन हैव ओनली वैल्यू दैट इज़ 0, क्योंकि उससे एक कम वैल्यू होती है। अगर n की वैल्यू 1 होएगी तो L की वैल्यू क्या होएगी, उससे कम होएगी, दैट इज़ 0। अगर इसकी 2 होएगी तो इसकी क्या हो सकती है, 0 और 1 दोनों हो सकती हैं वैल्यूज़। जैसे कि n की वैल्यू अभी यहाँ पे दी हुई है 2, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L कैन बी 0 एंड 1, बोथ दोनों हो सकती है। सो सबशेल्स, ये सबशेल्स हैं, corresponding to different values of L are represented by the following symbols, that is value of L 0 1 2 3 4 5 etc. So the third quantum number is magnetic orbital quantum number. मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या होता है, इससे हम डिटर्मिन कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रेफर्ड ओरिएंटेशंस मतलब कहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ से निकल रहा है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सबशेल। ओरिएंटेशंस कैसी है, प्लस में आ रहे हैं या माइनस में आ रहे हैं। सो हर एक ओरिएंटेशन जो होती है ऑर्बिटल की, वो ऑर्बिटल से पता चलता है हमें उसकी इलेक्ट्रॉन की। देयरफॉर मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर डिटर्मिन्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। पहले मेन शेल पता करनी होती है, देन सबशेल आ गई उसकी, एंड देन उसमें ऑर्बिटल्स कितने हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, 3 क्वांटम नंबर हम कर चुके हैं। सबसे पहले आ गया मेन शेल, देन उसके बाद आ गया सब शेल,
सबशेल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। देन उसके बाद क्या आ गया कि कितने उसमें ओरिएंटेशन कैसी है, तो वो क्या होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसमें ओरिएंटेशन आ जाएगा मेन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल एम। स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक वर्ड से लिया हुआ एम। और इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो कैसे आती हैं, -L से +L तक। तो 10 फॉर द एनर्जी वैल्यू ऑफ L, हम L की वैल्यू निकालनी है तो हम उसको फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये यूज़ कर सकते हैं 2L+1 फॉर्मूला। तो जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, अगर सपोज करो L की वैल्यू है 0, N की वैल्यू अगर 1 होती है तो L की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो सकती है, लेकिन N की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं हो सकती। तो N की वैल्यू 1 है, L उससे कम होता है तो 0 आ गई इसकी वैल्यू। तो इसमें एक डिनोशन होती है जिससे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एस सबशेल। अब ये कैसे पता चलता है, तो इट्स वेरी इजी। जैसे कि L की वैल्यूज़ हैं आपकी 0 है, 0 का मतलब उसमें कौन सी सबशेल है, एस सबशेल। तो 4 सबशेल्स होती हैं, एक होती है S, P, D और F, ये 4 सबशेल्स होती हैं। तो कैसे पता चलता है, अगर 0 है तो S सबशेल होगी, अगर 1 वैल्यू है तो P होगी, 2 वैल्यू है तो D सबशेल होगी, और अगर 3 है तो F होगी। इससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल आपके सिलेबस में इतनी है और आप इतनी ही करोगे। देन उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि L इज इक्वल टू 0। अब L की वैल्यू 0 है, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, S सबशेल। सो ML कैन हैव ओनली 1 वैल्यू। तो ML की वैल्यू सिर्फ 1 हो सकती है, अगर 0 है तो दैट इज़ 0, वो भी क्या होएगी 0 वैल्यू होगी, प्लस माइनस इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इससे क्या पता चलता है, दिस मीन्स दैट S सबशेल हैज़ ओनली 1 ओरिएंटेशन इन स्पेस, मतलब एक ही तरफ से वो ओरिजिनेट होएगी, ओरिएंटेशन एक है उसकी। इन अदर वर्ड्स S सबशेल हैज़ ओनली 1 ऑर्बिटल, सिर्फ एक ऑर्बिटल होएगा न्यूक्लियस के अराउंड इसका, ये वाला कॉल्ड S ऑर्बिटल। एंड द नेक्स्ट वन इज द स्पिन क्वांटम नंबर। अभी हमने थर्ड करा था मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। द फोर्थ वन इज द स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम नोट करते हैं कैपिटल S से भी कर सकते हैं या फिर MS से भी कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इसकी डिफाइन क्या है, इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस, मतलब एक सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी होती है। सो अ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ माइक्रोमैग्नेट विद अ डेफिनेट मैग्नेटिक मूवमेंट। स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन अभी पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है वो या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो उस अकॉर्डिंग इसकी क्या होती है, स्पिनिंग बताई हुई है। स्पिन कैसे करता है वो, इफ़ एन ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स द 2 मैग्नेटिक मोमेंट्स अपोज एंड कैंसिल ईच अदर। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो एक क्लॉकवाइज जाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट। तो ये 4 तरह के क्वांटम नंबर्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है आगे। तो आगे हम इसके बारे, इसकी शेप्स कैसी होती हैं S ऑर्बिटल्स की या P ऑर्बिटल्स की, उनकी स्टडी करते हैं। शेप्स ऑफ S ऑर्बिटल्स। अब S ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है, S ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन द S सबशेल। सबसे पहले तो ये S सबशेल में प्रेजेंट होंगे, अभी बताया अगर L की वैल्यू 0 होएगी तो ये S सबशेल बोलते हैं हम उसको। ऐसे ही अगर 1 होएगी तो P, 2 होएगी तो D, 3 होएगी तो F। फॉर दिस सबशेल L की वैल्यू क्या आ गई 0, ML की वैल्यू भी क्या आ गई 0। दस S ऑर्बिटल विद ओनली 1 ओरिएंटेशन हैज़ अ स्फेरिकल शेप, जिसकी एक ही ओरिएंटेशन हो उसकी क्या होएगी, स्फेरिकल शेप होएगी। विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब सब जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल सेम रहेगी। अलॉन्ग ऑल द 3 एक्सिस, 3 एक्सिस X Y Z जो हम एक्सिस पढ़ी हुई हैं आपने मैथ्स में, उनके अलॉन्ग जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म रहेगी, सेम रहेगी। जैसे कि यहाँ पे है 1s 2s, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बीच में बताई हुई है, ये सारी बीच में सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसके अराउंड क्या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसके ऑर्बिटल में। तो ये जो पहला 1s है इसमें तो कोई होता नहीं है, पार्टीशन नहीं करी हुई, जैसे डिवाइड नहीं करा हुआ, तो ये पहला ऑर्बिटल है, ये सेकेंड ऑर्बिटल है। अब पहले और सेकेंड ऑर्बिटल के बीच में ये जो खाली स्पेस है इसको हम क्या बोल देते हैं, नोड। जब भी कोई बैंड आ जाता है जिसमें तो वो नोड होता है। नोड क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, है ना, तो ये नोड जो है वो इसके बारे में बताता है हमें। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी मैक्सिमम। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमने अभी पढ़ा क्या होता था, वो साई स्क्वायर जो वैल्यू करी थी।
तो वो हम ऐसे पता लगाते हैं। वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस के पास। जैसे ये न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड देखो बहुत ज़्यादा फिल करी हुई है, तो वो क्या है? न्यूक्लियस के पास बहुत ज़्यादा है। एंड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे जैसे वो दूर जाएगी, देखो यहाँ पे कम होगी, फिर यहाँ पे आ गई। तो जैसे ही न्यूक्लियस से दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो कम होती रहती है। 2s इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड मैक्सिमम है यहाँ पे। एंड डिक्रीजेज टू जीरो प्रोबेबिलिटी, फिर बिल्कुल ही जीरो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे नोड आ गया प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है। सो द स्फेरिकल एम्प्टी शेल फॉर 2s इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द नोडल सरफेस और सिंपली नोड। तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो आ जाए उसको हम नोड बोल देते हैं या फिर नोडल सरफेस बोल देते हैं। तो ये दो शेप्स हैं 1s और 2s की, इससे ज़्यादा इसमें होते ही नहीं क्योंकि इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसके लिए 1s एंड 2s ये हम यूज़ कर सकते हैं। आगे देन 3s 4s ये आते हैं आगे। शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल्स। अब s ऑर्बिटल के बाद हम क्या करेंगे? p ऑर्बिटल्स की शेप। p ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन द p सबशेल s p d f, तो ये सेकेंड सबशेल है। फॉर विच l की वैल्यू क्या होगी? 1 एंड m1 कैन हैव 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस। तो पहले में क्या थी वैल्यू आई उसकी? 0। 0 के बाद क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? जैसे कि हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो नंबर लाइन में क्या होता है? सेंटर में 0 आ गया, यहाँ पे माइनस में वैल्यूज़ जाती हैं, यहाँ पे पॉजिटिव में जाती हैं। तो जैसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या आ गया? -1, यहाँ पे क्या आ गया? +1। तो इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ निकली? 3 पॉसिबिलिटीज़ निकली। ठीक है, रेंजिंग जो हम रेंज निकालते हैं ना, तो वो L की वैल्यूज़ जो हैं वो -L से शुरू होके टू +L तक जाती हैं वैल्यूज़। दस देयर आर 3 ऑर्बिटल्स इन p सबशेल। तो कितने ऑर्बिटल्स हो गए इसमें? 3, विच आर डेजिग्नेटेड एज px, py एंड pz। तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें वो 3 तरह के होते हैं। 3 एक्सिस होती हैं, x, y, z, 3 आपने एक्सिस पढ़ी हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग px, py एंड pz इनके स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बने हुए हैं। पहले एक सिंपल स्ट्रक्चर हम देखते हैं। जनरल शेप जो होती है p ऑर्बिटल की वो ये होती है। तो इसमें क्या है? ये x के अलॉन्ग है, ये y के अलॉन्ग है, ये z के अलॉन्ग है, और बीच में ये नोड्स बनी हुई हैं ऐसे बबल्स लाइक। एक बलून जो है वो ऊपर बना दो, एक नीचे बना दो, तो ये ऐसे शेप बन जाएगी आपकी। तो इसको ही लेके आगे ये 3 स्ट्रक्चर्स बनाई हुई है। अगर x के अलॉन्ग बनाते हैं तो वो ऐसे इस शेप में आ जाएगी। तीनों जनरल ड्रॉ करके बस x के अलॉन्ग आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। देन उसके बाद y की बनानी है तो वो y के अलॉन्ग ऐसे आ जाएगी, यहाँ पे आप लिख सकते हो पी वाई। देन अगर पी जेड की बनानी है तो वो इसके अलॉन्ग बन जाएगी, बीच में आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हो। 10 देयर आर 3 ऑर्बिटल्स होंगे इसके, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिस अलॉन्ग विच दे आर डायरेक्टेड। सो द जनरल शेप ऑफ अ पी ऑर्बिटल इज अ डम्बल। ये डम्बल की शेप है बिल्कुल, कंसिस्टिंग ऑफ द 2 पोर्शंस नोन एज लॉब्स। तो ये जो 2 पोर्शंस बने इसको हम क्या बोलते हैं? लॉब्स। मोर ओवर देयर इज अ प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के थ्रू एक प्लेन पास कर रहा है हर एक में से, अलॉन्ग विच फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑलमोस्ट नील। और उस प्लेन के अलॉन्ग हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। सो इसको हम क्या बोल देते हैं? अगेन नोडल प्लेन, जैसे कि हमने एस ऑर्बिटल में पढ़ा था। अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे भी दे सकती हूँ। जैसे कि ये है, अगर एक्स के अलॉन्ग ड्रॉ करा है तो वाई के अलॉन्ग यहाँ पे देखो ड्रॉ करा हुआ इन्होंने, जो इसको हम बोल देते हैं नोडल प्लेन। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड आउट हम बिल्कुल नहीं कर सकते बिकॉज नील होती है वो। So from the dumbbell pictures, it is quite obvious that unlike s orbital, a p orbital is directional in nature. जैसे s orbital की कोई शेप नहीं थी, वो सिर्फ स्फेरिकल शेप का था, वैसे p orbital जो है वो स्फेरिकल नहीं होता बल्कि उसकी कोई डायरेक्शन होती है पर्टिकुलर, and hence it influences the shape of the molecules in the formation of which it participates. इसकी वजह से मॉलिक्यूल की पर्टिकुलर कोई शेप आती है रादर देन एक स्फेरिकल शेप से, जब भी वो p orbital में आते हैं। शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स एस पी डी एंड एफ। तो थर्ड वन क्या है? डी ऑर्बिटल्स। एफ ऑर्बिटल्स की स्टडी हम अभी नहीं करेंगे, तो डी ऑर्बिटल्स की करते हैं सबसे पहले। थर्ड वन जो है इसमें, तो ये डी सब शेल में प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए एल की वैल्यू क्या होएगी? पहले में 0 थी, देन 1 एंड देन 2। तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब पहले -1 0 और +1 थी, अब -2 से शुरू कर लो। जितनी एल की वैल्यू होती है वो माइनस से शुरू करके प्लस तक लेके जाते हैं।
सो दिस मीन्स दैट देयर आर 5 ओरिएंटेशंस। अब इसका क्या मतलब है कि 5 तरह की ओरिएंटेशंस निकल रही हैं लीडिंग टू 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से मतलब उसमें 3 जो है डायरेक्शंस हैं एक्स वाई जेड की, उसमें 5 तरह के आगे ऑर्बिटल्स बनेंगे। इसका मतलब ये होता है जितने भी ये आएंगे, जैसे अगर 3 का करेंगे तो उसमें 7 आ जाएंगे, तो 7 ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो अब इसमें होता क्या है, जैसे एस है तो एस में क्या होता है, सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। एक ऑर्बिटल होने की वजह से अब हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो शेप है वो हम ऐसे फिल करते हैं, एक हम ऐसे फिल करते हैं हाफ, दूसरा हाफ ऐसे फिल करते हैं, तो इसमें ऐसे आ जाएगा, हाफ ऐसे और हाफ ऐसे। देन पी है, पी में अभी करा कितनी ओरिएंटेशन थी, 3 एक्स पी एक्स पी वाई और पी जेड, तो 3 ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, डबल होंगे, 1 2 3 4 5 6। देन उसके बाद क्या आ गया, डी, तो डी में कितने होते हैं, अभी करा हमने 5 होते हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 बन गए। तो इनमें फिल करोगे तो टोटल कितने आ जाएंगे, 10। तो इसमें कितने थे 2, इसमें कितने आ गए 6, और इसमें कितने आ गए 10। ऐसे ही एफ में करेंगे, उसमें 14 होंगे एंड सो ऑन, ऐसी होती हैं वैल्यूज़। तो 5 ओरिएंटेशंस के थ्रू अगर हम इसका देखें, आगे शेप्स होती है इसकी डी जेड वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर, इसकी शेप अभी ये पढ़ते हैं। हाउएवर दे हैव सेम एनर्जी दैट इज आर इन डीजेनरेसी स्टेट, मतलब डीजेनरेसी का मतलब होता है जिसमें एनर्जी हर स्टेट में सेम होती है, एंड आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। 1 मार्क क्वेश्चन है, व्हाट आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। द फर्स्ट 3 ऑर्बिटल्स हैव क्लोवर लीफ शेप, जो 3 पहले ऑर्बिटल्स हैं ये वाले एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, ये जो तीनों होते हैं इनकी जो शेप होती है वो होती है क्लोवर लीफ लाइक शेप, एंड लाई इन द डिफरेंट प्लेन्स विच आर एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। द डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ऑर्बिटल जो हैं वो क्लोवर लीफ शेप्ड भी हो सकते हैं, बट इट लॉब्स आर डायरेक्टेड अलॉन्ग द एक्स एंड वाई एक्सिस, तो इसकी लॉब्स अलग होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर दिए हुए हैं आगे डी ऑर्बिटल्स के, पहले कौन सा था, डी एक्स वाई, देन डी वाई जेड एंड देन डी जेड एक्स, तो ये तीनों की हम स्टडी करते हैं अभी। एक्स ये वाली जो डायरेक्शन है उसको वाई लिया हुआ है, देन जेड लिया हुआ है, देन उसके बाद इसको ड्रॉ करते हैं ऐसे, जैसे कि मैं यहाँ पे करके बता देती हूँ। ये हमने जैसे 3 डायरेक्शंस बना ली, तो इसको सपोज करा हुआ एक्स डायरेक्शन, देन इसको वाई एंड इसको जेड, तो ये आपने सेम रखनी है सबके लिए, हर एक बार चेंज नहीं करनी, सेम रखोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आपको इसमें जैसे एक्स वाई के लिए ड्रॉ करना है, तो इसको हम एक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक एक्स पे हो गया और एक वाई पे हो गया, जो दूसरा होएगा वो यहाँ पे और यहाँ पे। अब इसमें जो फिलिंग करनी है वो ऑपोजिट होती है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, देन यहाँ पे भी पॉजिटिव होएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव। अगर हम सेम लेते हैं तो वो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, तो वो नहीं लेना हमने, वो ऑर्बिटल्स जो हैं वो सेम रखने, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे ही वाई जेड का ड्रॉ करा हुआ है, तो इसमें क्या डिफरेंस आता है कि ये दोनों जो है एक्स और वाई के अलॉन्ग बने हैं, ये था, यहाँ पे वाई और जेड के अलॉन्ग बनने चाहिए, जेड ऊपर है तो एक इसके अलॉन्ग बन जाएगा और एक वाई के अलॉन्ग बन गया। देन उसके बाद आ गया जेड एक्स का, जेड एक्स का अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो भी कैसे बनेगा, एक एक्स के अलॉन्ग आएगा, दूसरा जेड के अलॉन्ग आएगा। फोर्थ वन आ जाता है डी एक्स स्क्वेयर वाई माइनस वाई स्क्वेयर, तो डी एक्स स्क्वेयर जो है वाई स्क्वेयर है, इसका कैसे बनता है, एक्स जेड वाई 3 डायरेक्शन ड्रॉ कर ली, तो ये बीच में आ जाते हैं वाई के ऊपर, मतलब एक ऐसे ड्रॉ कर दिया, डायरेक्शन आ गई, देन एक जो हम ड्रॉ करेंगे वो हम करेंगे एक्स के ऊपर लाइक दिस वन, बाकी जो थे आपने बीच में ड्रॉ करे थे ना, यहाँ पे ड्रॉ बीच में नहीं करना, लाइन के ऊपर करना है, तो वो एक्स स्क्वायर वाला हो गया। दूसरा कौन सा था, वाई स्क्वायर वाला, तो ये वाई के ऊपर ड्रॉ करेंगे हम, तो ये ऐसे बन जाएगा। देन उसके बाद आ गया डोनट स्ट्रक्चर। अब ये जो चारों हैं वो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, अब ये होता है डोनट स्ट्रक्चर्स जैसे। तो डोनट स्ट्रक्चर्स में कैसे ड्रॉ करना है इसको, अगेन स्ट्रक्चर बना लिया वैसे ही बिल्कुल, 3 लाइंस ड्रॉ कर ली, फिर क्या करेंगे, एक ऐसे ऊपर एक नीचे, बनाने के बाद यहाँ पे सेंटर में हम 2 रिंग्स बना देंगे,
तो ये जो 2 रिंग्स हैं ऊपर, देन उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये फिल करने ज़रूरी है। तो ये बन गया स्ट्रक्चर जेड स्क्वेयर का, डी जेड स्क्वेयर। ये जेड डायरेक्शन थी इसलिए हमने ये जेड के लॉन्ग ड्रॉ करे हैं नोट्स। तो ये थे 5 स्ट्रक्चर्स ऑफ द डी सबशेल। तो उसके जो 4 आपने अभी क्वांटम नंबर्स करे, सबकी समरी यहाँ पे इकट्ठी करके दी हुई है। जैसे सबसे पहले कौन सा करा था हमने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो उसमें आ गया n इज इक्वल टू 1। तो सब शेल कौन सी थी, वो के शेल थी। के शेल में आगे l की वैल्यू n इज इक्वल टू 1 है, तो l की वैल्यू इससे कम होती है, दैट इज़ इट कैन बी 0। तो 0 के लिए हम कौन सी यूज़ करेंगे, 1s सब शेल होगी उसकी। देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर l या ml दोनों से डिनोट कर सकते हैं, तो l की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी, 0। स्पिन क्वांटम नंबर 2 होंगे, वो ऑलमोस्ट सब में सेम होते हैं, दैट इज़ +½ एंड -½ प्लस मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो स्पिनिंग जो होती है वो 2 डायरेक्शंस में ही होती है। देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन sp-d ऑर्बिटल्स कितने प्रेजेंट हैं, तो इसमें कितने प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो पहले न्यूक्लियस के बाहर जो एक ऑर्बिटल बना हुआ है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे 2 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बने हुए हैं, तो इसकी वजह से। देन n की वैल्यू 2 हमने ले ली, वो 1 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 0 नहीं आती इसमें, तो 1 के बाद आ गई 2। अगेन के सब शेल आ गई। के सब शेल में अब 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं l की, एक 0 भी हो सकती है, एक 1 भी हो सकती है। मतलब उसके नीचे वाली 2 से नीचे वाली जितनी वैल्यूज़ है वो सारी लेनी है। अगर 3 है तो 3 के नीचे कौन कौन सी आती है, 0 1 2। यहाँ पे आगे आ जाएगा आपका 2 वैल्यू आप लिखोगे, 1 नहीं लिखोगे। देन उसके बाद यहाँ पे वैसी ही वैल्यूज़ ली हुई हैं आगे सबकी, यहाँ पे 1 की जगह 2 आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने n इज इक्वल टू 2 की वैल्यू ली हुई है, तो ml की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0। लेकिन अब जो सबशेल थी वो चेंज हो गया उसका ऑर्बिटल, तो 2s ऑर्बिटल ले लेंगे हम उसको। देन ml जो वैल्यूज़ हैं 0 +1 और -1, 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो उस अकॉर्डिंग 3 डायरेक्शंस होगी, px py एंड pz। तो ये हम 2 के अंडर कर रहे हैं, 2p ऑर्बिटल है, तो इसके आगे सबके क्या लगा देंगे हम, 2। अगेन स्पिन ओरिएंटेशन सबकी सेम होती है, +½ एंड -½ तो तीनों को अब काउंट कर लो, 2 2 एंड 2। यहाँ पे तो टोटल कितने हो गए ऑर्बिटल्स, 6 ऑर्बिटल्स हो गए। अभी मैंने बताया कि एक में s में 1 होता है ऑर्बिटल, इसमें आगे 3 होता है, तो 3 में आगे फिलिंग करोगे तो टोटल 6 हो जाएंगे। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बताए हुए हैं। देन n इज इक्वल टू 3, तो उसमें वैल्यू आ गई 0 1 2, 3 वैल्यूज़ आ गई। 0 है तो एक तो ये n की वैल्यू से हम पता लगाते हैं कि 1s आना है, 2s आना है, 2p आना है, 3s आना है, तो इससे पता चलता है। जो n की वैल्यू होगी वो आगे नंबर आ जाएगा 3। देन s वैल्यू है उससे अभी पता चलता है, जैसे मैंने बताया l की वैल्यू 0 है तो s सब शेल होती है, तो 3s आ गया। l की वैल्यू 1 है तो 3 तो आएगा क्योंकि क्वांटम नंबर क्या है इसका, n का 3 वैल्यू दी हुई है। और p इसलिए आया क्योंकि l की वैल्यू 1 होगी। जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, 2 आ गई वैल्यू तो d आ गया, sp-d-f 3 होएगी तो 3f आ जाएगा, ऐसी होएगी वैल्यूज़। अगेन तो उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ हम लेंगे, l की वैल्यू 0 है तो 3s एज इट इज़। उसके बाद ओरिएंटेशन उसकी 3 और होती हैं, 0 +1 -1, तो 3px 3py एंड 3pz। ऐसे ही 5 और होती हैं फिर इसमें, तो इसमें 5 ऑर्बिटल्स आगे d के जो भी हमने करे हैं स्ट्रक्चर्स। अगेन स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फिर सेम होती हैं यहाँ पे। तो सारे अगर हम काउंट करें टोटल, तो इसमें कितनी l की वैल्यू 2 आ रही है ना, हर एक में 2 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो 5 ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच हुए, तो कितने हो गए टोटल 10। पहले में 2 देन 6, 2 और 6 8 टोटल आते हैं। ऐसी फीलिंग करते हैं ना, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिटल्स बनते हैं, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आए, 6 + 2 8 हो गए। देन उसके बाद फिर दोबारा कितने आएंगे, 2 + 6 8, ऐसे। तो हम ये ऐसे फिलिंग करते हैं यहाँ पे। तो ये जो फिलिंग है इलेक्ट्रॉन्स की, ये पीरियोडिक टेबल में कैसे हुई है वो आप देख सकते हो इजीली। जैसे हमने, आप पीरियोडिक टेबल साथ में खोल के रखो तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1s है, जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 1s आता है ये वाले ऑर्बिटल में, देन 2s 3s 4s 5s 6s 7s। तो ये सारी सीरीज़ कौन सी है, s ऑर्बिटल की सीरीज़ है।
बीच वाली जो है सारी 3D 4D 5D 6D डी ऑर्बिटल्स की सीरीज़ आ गई, डी सबशेल्स आ गई सारी। इसमें 4f और 5f आ गया, इसमें 2p 3p 4p 5p 6p आ गए। तो ये सीरीज़ ऐसे बनी हुई है जैसे कि s p d एंड f। तो ये सीरीज़ जो है इस तरह कंप्लीट करके पीरियोडिक टेबल बनता है। द नेक्स्ट वन इज़ ऑफ्बो प्रिंसिपल। अब ऑफ्बो प्रिंसिपल में क्या बताया हुआ है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। अब जो एटम्स हैं वो फिल कैसे करते हैं हम ऑर्बिटल्स में, इंक्रीजिंग एनर्जी, मतलब जैसे जैसे बाहर जाते जाएंगे ऑर्बिटल्स बढ़ते जाएंगे वैसी एनर्जी जो है वो उनकी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी लेवल, सबसे पहले वो जो नीचे लेवल होता है लोएस्ट एनर्जी का उसको ऑक्यूपाई करते हैं, अवेलेबल टू देम, एंड एंटर इनटू हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स ओनली आफ्टर द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। नीचे वाले फिल करने के बाद ही, अब जैसे न्यूक्लियस के अराउंड पहले ये वाला ऑर्बिटल आता है तो पहले वो इसको फिल करेंगे, फिर उसके बाद वो सेकेंड थर्ड ऐसे करेंगे, तो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल जो है वो पहले फिल हो जाता है। द ऑर्डर इन विच एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स इंक्रीज एंड हैंस द ऑर्डर इन विच द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, वो ये है। ये ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा। इसमें क्या बताया हुआ है कि कैसे वो फिल करके आगे जाते हैं ऑर्डर के थ्रू, 1s 2s 2p, देन उसके बाद 3s 3p 4s 3d एंड सो ऑन। तो ये ऑर्डर याद कैसे करते हैं उसका एक तरीका है। जो ऑर्डर है वो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे कि पहले आप सिंपल लिख लो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। अभी मैंने पीरियोडिक टेबल में बताया कैसे फिलिंग होती है, 1s से लेकर 7s तक लिख लिया। देन उसके बाद आप, अब 1s के साथ 2p तो आ नहीं सकता, वो 2s के साथ आएगा, तो 2s के आगे लिख लो 2p, देन 3p 4p 5p 6p 7p तक हो गया। अब 3d जो है वो 2p के साथ नहीं आ सकता, 3 वर्ड लाइन में आएगा, तो 3d 4d 5d 6d 7 तक नहीं जाता। ये चारों वैल्यूज़ होगी। लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा 4f एंड 5f। तो अब ये इसके अकॉर्डिंग ही ऑर्डर बनता है। जैसे यहाँ से स्टार्ट करा 1s से, 1s के बाद ये कहाँ पे जाएगा 2s पे, 2s के बाद 2p 3s, देन 3p 4s ऐसे, देन 4s के बाद 3d आएगा। अब ये याद रखना है, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, नॉट 3d, ये नहीं आता, ये फिर ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो ये इंक्रीजिंग लेवल के अकॉर्डिंग इसने ये बनाई हुई है, मेथड है ये याद करने का। 3s 3p देन 4s, देन उसके बाद 3d आ गया, 3d के बाद अब 4s के बाद 4p आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है 3d, तो 3d के बाद क्या आ रहा है 4p 5s, 5s के बाद आएगा 4d 5p 6s, देन 4f 5d 6p 7s, 5f 6d 7p। अब ये हम कर क्यों रहे हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आपने पहले 10th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा कि 1s 2s, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऊपर लिख देते हैं 1s2 2s2 3s2 3p, है ना। तो ये ऑर्डर जो है वो याद करने का क्या तरीका है, कैसे याद रखता है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, वो हम ऑफ्बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ये भी आता है 2 मार्क्स में क्वेश्चन कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। मतलब एक तो अभी बताया कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं हो सकते। तो इसके अलावा क्या है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं 4 क्वांटम नंबर्स की वो सेम नहीं हो सकती। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने ये भी बताया था कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स मे एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल, कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ही एक ऑर्बिटल में रहेंगे, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव द ऑपोजिट स्पिन्स, और इनके ऑपोजिट स्पिन्स होंगे, जैसे बताया कि ऊपर को होगा एक नीचे को होगा, हाफ एरो आपने ड्रॉ करना है। नेक्स्ट इज द हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। 3 प्रिंसिपल्स मेन है इस चैप्टर में, ऑफ्बो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, देन हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। एक इसके अलावा हमने एक करा हुआ है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में क्या है, इट स्टेट्स दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल डज नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबशेल हैज़ गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच। मतलब ये कि जब भी हमने फिलिंग करनी है, ये नहीं कि पहला इलेक्ट्रॉन है उसमें दोनों के दोनों इकट्ठे फिल कर दिए, अगर जैसे कि 3 दिए हुए हैं
तो वो तीनों की अगर फिलिंग होनी है तो पहले हम उसको सिंगली फिल करेंगे, एक एक भरेंगे उसमें, देन उसके बाद उसको डबली करेंगे फिल्ड। तो ये उसने रूल बनाया था। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो है वो ऐसे करनी है, मतलब ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल डज नॉट टेक्स प्लेस, तब तक वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होएगी until each orbital belonging to that subshell has got one electron each। हर एक में एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए तब तक वो पेयरिंग नहीं कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे एटम की इसमें डिस्क्राइब करी हुई है कि डिफरेंट एटम्स की रिप्रेजेंट करी। फॉर एग्जांपल SPD नोटेशन है, ऑर्बिटल डायग्राम है, S का जैसे 1 है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। देन P है तो पहले हम इसमें सिंगली फिल्ड करेंगे ऐसे, फिर उसके बाद हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पेयरिंग बाद में होगी, पहले सिंगल फिल करने के बाद। ऐसे ही D में भी होएगा। सो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की कितनी होती है 1s, तो इसमें क्या है हाइड्रोजन सिंगल है तो उसका 1 होएगा इलेक्ट्रॉन, तो 1s के ऊपर क्या लिख देते हैं हम 1, मतलब 1 लिख के S लिख के इसके ऊपर 1 डाल देते हैं। अगर 2 होएंगे तो एज इट इज़ यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हाइड्रोजन का करेंगे तो इसमें देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन बना हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन हम ऐसे फिल करते हैं। कॉजेज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल्स। अब कारण क्या होते हैं, जो तो सबशेल्स हैं वो कई कम्प्लीटली फिल्ड भी होते हैं पूरी तरह, जैसे कि 3 है अगर उसमें 6 के 6 होंगे तो वो कम्प्लीटली फिल्ड होएगा, और अगर 3 होंगे तो वो हाफ फिल्ड होएगा। सो द कम्प्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल्स आर स्टेबल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस क्या होते हैं उसके, जैसे कि पॉसिबल एक्सचेंज है D6 इलेक्ट्रॉन D5 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन जैसे फिल करे हुए हैं तो वो एक्सचेंज हो जाते हैं। 3 के थ्रू करना 2 एक्सचेंज बाय द 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन से वो एक्सचेंज हो जाएंगे। तो रीजंस क्या हैं इसके कम्प्लीटली और हाफ फिल्ड सबशेल्स के। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिमेट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ये नहीं कि पहले में 2 कर दिए फिर अगले ऑर्बिटल पे आगे, तो ऐसे नहीं करना। द कम्प्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड सबशेल्स हैव सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देम एंड आर देयरफॉर मोर स्टेबल। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है उनको। सेकेंड, द स्टेबिलाइजिंग इफेक्ट अराइजेज, तब आता है ये इफेक्ट वेन एवर 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन आर प्रेजेंट इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशेल। डीजेनरेट मैंने पहले भी बताया, जो सेम एनर्जी होती है जिन ऑर्बिटल्स की उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोल देते हैं। तो 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम स्पिन के वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू एक्सचेंज देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन चेंज करने की कोशिश करते हैं, और जो एनर्जी रिलीज करते हैं पोजीशन चेंज करने में उसको हम क्या बोल देते हैं एक्सचेंज एनर्जी। सो द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस दैट टेक्स प्लेस इज मैक्सिमम, तो जितनी ज़्यादा वो चेंज करते हैं व्हेन द सबशेल इज आइदर हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड, तो उसको हम क्या बोल देते हैं एक्सचेंज एनर्जी, और जितने ज़्यादा वो कर पाएंगे तो वो उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। एज अ रिजल्ट द एक्सचेंज एनर्जी इज मैक्सिमम एंड सो इज़ द स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा एक्सचेंज करेगा उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होएगी। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज़, सब्सक्राइब टू द चैनल साइंस विद।